हाँ मैं भारत हूँ। 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 युद्ध भी हूँ, बुद्ध भी हूँ, राम भी हूँ, कृष्ण भी हूँ। हाँ मैं भारत हूँ। हाँ मैं भारत हूँ। जल में भी हूँ, नभ में भी हूँ, थल में भी हूँ, रण में भी हूँ। महावीर भी हूँ, गुरु गोविंद भी हूँ, वेद पुराण भी हूँ, गीता का ज्ञान भी हूँ। धरती के कण कण में बसा हूँ, सबके दिलों में। हाँ मैं भारत हूँ। 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 नमस्कार, मैं नीला रविंद्र। मेरा भारत महान इस मालिका में हमारे साथ जुड़े रहने वाले सभी दर्शकों का हम तीनों स्वागत करते हैं। अरे दादा, दोस्त है मेरे, नो वरीज। आज के प्रोग्राम के लिए बेस्ट विशेष देने के लिए आए। दादा ऐसे कीजिए ना, आप ही बोल दीजिए ना, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक सर। यस, थैंक यू। कहते हैं कि पुलिस वाले से तो ना तो दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, लेकिन मैं कहता हूँ अगर दिल साफ है, दिल में कोई खोट नहीं है, तो किसी से क्यों डरना। हाँ, अगर दिल में खोट है तो डरना ही चाहिए पुलिस वालों से। आज हम जिस हस्ती से मिलने जा रहे हैं वो लगभग 34 सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यहीं पे रहते, विलेपार्ले ईस्ट, लक्ष्मी पैलेस, 9th फ्लोर पे। चलिए मिलते हैं उनसे, चलिए। नमस्कार, मैं अविनाश धर्माधिकारी एसीपी। आइए, आपका स्वागत है मेरे घर पे। आइए, आपको हमारी फैमिली से मिलाता हूँ। ये है मेरी अर्धांगिनी अनुजा धर्माधिकारी और ये है मेरे सुपुत्र अनिरुद्ध धर्माधिकारी। ये है हमारा छोटा सा परिवार। हाँ मैं भारत हूँ। हाँ मैं भारत हूँ। हाँ मैं भारत हूँ। हाँ मैं भारत हूँ। लगभग 34 साल हो गए पुलिस डिपार्टमेंट में आपके। आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म 1965 में सांगोला करके एक विलेज है सोलापुर ज़िले में, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन मास्टर थे। उस वक्त नैरो गेज करके थी, अभी ब्रॉड और नैरो गेज तो निकल गई है लेकिन उस वक्त वो नैरो गेज के स्टेशन मास्टर थे। माँ गृहिणी थी। तो सांगोला में कुछ साल रहने के बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया सोलापुर ज़िले में बारसी करके विलेज है, वहाँ पे तालुका प्लेस है। तो वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो वहीं पे मैंने वो 1st स्टैंडर्ड टू 4th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की। और उस दरमियान ही मेरे बड़े भाई साहब विलास धर्माधिकारी करके हैं, वो पीडब्ल्यूडी में बम्बई में काम कर रहे थे। तो उन्होंने आप कितने भाई बहन हो? उस वक्त हम लोग 4 भाई और 4 बहनें थी। अच्छा। तो विलास धर्माधिकारी सबसे बड़े थे और उन्होंने, हमारा परिवार बहुत बड़ा था तो थोड़ा सा। सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा। मैं सबसे छोटा। और परिवार बड़ा होने की वजह से हम लोग की एज में भी काफ़ी गैप ज़्यादा था। तो मेरे बड़े भाई साहब मेरे पिताजी के जैसे थे और वैसे उन्होंने किया भी हमारे लिए। तो उन्होंने सोचा कि इनको अच्छी पढ़ाई करने के लिए बम्बई में लाना ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे 1973 में बम्बई में लेके आए। कौन सी कक्षा में आप? बम्बई में मैंने 5th स्टैंडर्ड में आर्यन एजुकेशन सोसाइटी करके गिरगांव में स्कूल है, वहाँ पे एडमिशन लिया। अच्छा। 5th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक आर्यन एजुकेशन सोसाइटी में मैंने एजुकेशन पाई। उसके बाद हम लोग का घर शिफ्ट हो गया। हम लोग उस वक्त हजियाली में रहते थे, वहाँ से हम लोग वर्ली में शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ से अंधेरी भी आ गए, जेबी नगर करके एरिया अंधेरी में, वहाँ पे हम लोग रहने को आ गया। फिर वहाँ से मैंने 8th स्टैंडर्ड में परांज पे स्कूल करके है अंधेरी में, अंधेरी ईस्ट में परांज पे काफ़ी अच्छा स्कूल है, विजयनगर अंधेरी में। तो वहाँ पे हमने एडमिशन लिया। 8th स्टैंडर्ड में हमारा एडमिशन हो गया।
फिर 8th 9th 10th फ्रांस में किया हमने। और कॉलेज कहाँ? वहाँ उसके बाद हम पार्ला, उस वक्त उसको पार्ला कॉलेज करके कहा था, अभी उसका नाम साठे कॉलेज है। हाँ। तो पार्ला कॉलेज में फिर मैंने बीएससी के लिए FYGC के लिए एडमिशन लिया साइंस फैकल्टी में, और मैंने बीएससी किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की कैसे सूझी आपको? पुलिस फोर्स का कुछ मेरे दिमाग में विचार भी नहीं था कि पुलिस ऑफिसर बनना या पुलिस कैसा ज्वाइन करते वो भी मुझे मालूम नहीं था, ना कि मुझे MPSC और UPSC के बारे में कोई नॉलेज था। मुझे याद है हमारा एक फाइनल का एग्ज़ाम चालू हो गया, ख़त्म हो गया था, और कॉलेज के कैंटीन के बाहर मैं खड़ा था। तो इतने में मेरा एक दोस्त है अजय महाड़िक करके, वो मेरे पास आया और उसने बोला कि अरे तू इंस्पेक्टर बनना चाहता है क्या? वो बोला, मैंने बोला कैसा इंस्पेक्टर बनते, क्या रहता है? तो उसने बोला MPSC का एग्ज़ाम देना पड़ता है। मैंने फिर उसको पूछा MPSC क्या होता है? तो उसने समझाया मुझे। मैंने बोला मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, तुम भी कुछ कर सकते तो करो। तो बोला मैं मेरा फॉर्म भी लाता हूँ और तुम्हारा भी फॉर्म लाता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मेरा फॉर्म लेके आया, हम लोगों ने फॉर्म भरा। मुझे आज भी याद है वो हमारा रिज़ल्ट नहीं लगा था ग्रेजुएशन का, तो हम लोग वेट कर रहे थे फॉर्म सबमिट करने के लिए। फॉर्म सबमिट करने का मंडे को 7 जुलाई लास्ट डे था, और हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया 5 जुलाई सैटरडे को। तो जाके हमने रिज़ल्ट देखा, सैटरडे को हम लोग दोनों पास हो गए, अच्छे ठीक ठाक मार्क्स थे। फिर हमने जाके मंडे को करीबन 1-1:30 बजे वो फॉर्म भरा। आई थिंक महाराष्ट्र में सबसे लास्ट में जो 8-10 फॉर्म आए थे उसमें हमारा फॉर्म रहेगा। अच्छा। उसके बाद वो मैंने एक NSB का क्लासेस भी ज्वाइन किया, उसने भी किया था, हमने काफ़ी पढ़ाई की। मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। अच्छा। तो उस वक्त क्या है ना, पुलिस ऑफिसर बनना ये एक ख्वाब रहता था, ड्रीम रहता था। कोई सोचता भी नहीं था कि इस तरह से कोई, काफ़ी मेरे रिश्तेदार मेरे मुंह पे मुझे बोलते थे कितना पैसा दे के तू पुलिस ऑफिसर बना। उस वक्त इमेजिन ऐसा था कि बिना पैसा दिए तुम पुलिस ऑफिसर बन, पैसा भी काफ़ी बड़े अमाउंट का रहता था जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसा एक परसेप्शन था। मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरा वो 800 रुपये फ़ी क्लासेस का, और मेरे ख्याल से 30 रुपये उस वक्त फॉर्म फी था, उसके सिवा मेरा एक पैसे का खर्चा नहीं आया। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी ट्रेनिंग की? यस, 1988 में 88 में एज ए सब इंस्पेक्टर करके मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया था। हाँ। 15 जून 1988 प्रिसाइज डेट। फर्स्ट टाइम ये ग्राउंड देखा था मैंने उस वक्त। 34 साल बाद 2022 में आप यहाँ फिर से हैं। आप अभी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग्स को पढ़ाते हैं, कैसा लगता है आपको? रियली प्राउड फील हो जाता है कि जिस इंस्टीट्यूशन में मैंने स्टार्ट किया, अभी इंस्टीट्यूशन काफ़ी बदला है, काफ़ी तरक्की की है, यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ है। अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। ट्रेनिंग हालांकि वैसा ही है, मतलब ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन किया गया है, एडवांस ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और टेक्नोलॉजी जो अभी बढ़ रही है उस हिसाब से भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सेकेंड थिंग, आने वाले स्टूडेंट्स भी, अभी के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, खास करके महिला जो गर्ल्स आ रही हैं ज्वाइन करने के लिए, वेल एजुकेटेड और अच्छे घराने से लोग आ रहे हैं। अच्छा। तो पुलिस का एक अट्रैक्शन भी रहता है, उसकी वजह से इट्स गुड, अच्छा लग रहा है वो अच्छे स्टूडेंट्स को देख के। ये था आपका ट्रेनिंग सेंटर। यस, 34 साल पहले आप यहाँ ज्वाइन हो गए, यहीं पे ज्वाइन किया। और आज 34 साल के बाद आप रिटायर भी यहीं से हो रहे हैं। यस, दुनिया गोल है इसका एक घूम फिर के वहीं पे आए हम जहाँ से शुरुआत की थी। अब कैसा लगता है आपको यहाँ पे? एक प्रसन्नता का, एक पूर्णता का अनुभूति आता है। हाँ। सेकेंड थिंग, अभी जो हमने सीख ली इस 34 साल के करियर में, वो हम इस डिपार्टमेंट को देके जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को बना रहे हैं, इसका एक सेटिस्फेक्शन है। और हो सकता है कि ये बच्चे जब आगे जाके अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो हमारे नाम का जिक्र ज़रूर करेंगे कि हमको, जैसा मुझे आज भी याद है कुछ हमारे जो लेक्चरर्स थे उनके नाम और उनकी सीख इतने सालों के बाद भी मुझे याद है। हाँ। अगर अच्छी सीख दी तो डेफिनेटली आदमी के दिमाग में कायम रहती है, तो वो मेरी कोशिश हर वक्त रहती है। यह 34 सालों में जब आपने ज्वाइन किया था तब का एक सिलेबस होगा कुछ, उससे अभी जो सिलेबस चालू है वो काफ़ी बदलाव आता होगा। यस, बहुत बदलाव आया है। सेकेंडरी क्या है, लॉ भी अपडेट होता है, क्राइम भी अपडेट होते हैं, क्रिमिनल्स अपडेट होते हैं, सिनारियो अपडेट्स होते हैं, पॉलिटिकली सिचुएशन अपडेट्स होती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस भी चेंज होते रहते हैं। उस हिसाब से अपने आप को अपडेट करना, इन स्टूडेंट्स को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण का लिए बोलता हूँ, हमारे टाइम में साइबर क्राइम इतना नहीं था, तो नेचुरली उस वक्त साइबर क्राइम के बारे में कुछ ज़्यादा हमको सीरियसली पढ़ाया नहीं गया होता। लेकिन अभी आपके ज़माने में साइबर, ईच एंड एवरी क्राइम में साइबर क्राइम का
कुछ ना कुछ तो भी कंट्रीब्यूशन रहता ही है। दूसरा अभी नया इंक्लूजन हो गया है वो कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में, पर्टिकुलरली जो अपने बम्बई में अटैक हो गया कोस्टल हो गया कसाब के ज़रिए, उसको ध्यान में रखते हुए कोस्टल सिक्योरिटी को काफ़ी अहमियत दी गई। उसकी वजह से यहाँ पे एक स्पेशल सिलेबस भी बनाया है जिसमें हम लोग कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में इनको पढ़ाते हैं कि किस तरह से हम ऐसे अटैक्स भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने देश को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। और वो ट्रेनिंग देने के लिए पुलिस ऑफिसर तो है ही, लेकिन साथ में लीगल एक्सपर्ट्स है, लॉयर्स है, साथ ही साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स है। अपार्ट फ्रॉम आउटसाइड से हम फैकल्टी आते हैं, अलग अलग फैकल्टी आते हैं जो इनको अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी गहराई से जानकारी देते हैं। तो ये सब एफर्ट्स तो चलते रहते हैं ताकि एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बन के यहाँ से जब भी ये बाहर जाए तो एक अच्छे होनहार ऑफिसर बन के बाहर जाए। यहाँ अभी जैसे ये नासिक में है तो नासिक के कोई जाने माने एडवोकेट्स होंगे, जाने माने डॉक्टर्स होंगे, और भी कोई जो पुलिस को हेल्प करता है, उनको आप विजिटिंग लेक्चर्स की हैसियत से बुलाते हैं? यस, उनको भी बुलाते हैं। कुछ हमारे एक्स पुलिस ऑफिसर्स भी जिनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, जैसे अच्छे केसेस उन्होंने फाइट किया है, तो उनका एक सेल्फ एक्सपीरियंस रहता है और नेचुरली सेल्फ एक्सपीरियंस के ऊपर जो टीचिंग होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है क्योंकि उसमें बारीकियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझाई जाती है। तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करना चाहिए, कोर्ट में किस तरह से खड़ा रहना चाहिए, बात करना चाहिए, ये सब हम यहाँ पे उनको, इतना ही नहीं तो हम यहाँ पे इनको जब यहाँ नासिक सिविल सर्जन के अस्पताल में लेके जाते, पोस्टमार्टम किस तरह से होता है वो भी दिखाते हैं ताकि ये जब फील्ड में जाए तो इनको पोस्टमार्टम की घिनौन नहीं आए, उनको उससे डर ना लगे, साथ ही साथ उनको भी नॉलेज आ जाए। पुलिस ऑफिसर को हर तरह का नॉलेज रहता है, डॉक्टर का नॉलेज रहता है, लॉयर का नॉलेज रहता है, ये मतलब उसको ही इज़ लाइक ए जेम्स बॉन्ड। उसको एक कंसेप्ट अभी नया आया हुआ है कम्युनिटी पुलिसिंग करके। तो कम्युनिटी पुलिसिंग में हमने वही हमको सिखा, हम उनको सिखाते हैं कि किस तरह से इंटरेक्शन करना चाहिए अपने सिटीजन्स के साथ में। पुलिस दोस्त है ना कि दुश्मन है। सेकेंड थिंग ऐसा है कि जो अच्छे इंसान है, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, वो पुलिस को अपना दोस्त माने और जो कानून के विपरीत काम करते हैं उनको तो पुलिस का डर रहना ही चाहिए, कानून का डर रहना ही चाहिए। तो इस तरह से हम दोनों बैलेंस करके उनको सिखाते हैं। मोरल बूस्ट हो रहा है, लोगों का भी मोरल बूस्ट हो रहा है, पुलिस फ्रेंडली, सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग हो रहा है अभी। इवन गांव खेड़े में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी गांव के लोगों के साथ में पुलिस वाले का अच्छा इंटरेक्शन बन रहा है अभी। पहला पोस्टिंग होता है वो कहाँ पे था आपका? मैं 1988 से 1989 तक यहाँ पे ट्रेनिंग लिया, 1 साल का। 89 में मैं जब यहाँ पे गया तो मेरा बम्बई में पोस्टिंग हो गया। तो बम्बई में उस टाइम बम्बई में ऐसा था कि बम्बई में जॉब करना एक प्रेस्टिजियस माना जाता था, पुलिसिंग के जॉब करना। और वहाँ पे जाने के बाद फिर एक 8-10 दिन के बाद उनको लोकल पुलिस स्टेशन दिया गया, तो वो पुलिस स्टेशन था मेरा दहिसर पुलिस स्टेशन। दहिसर पुलिस स्टेशन के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? दहिसर पुलिस स्टेशन के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया DN नगर, दादा भाई नवरोजी नगर, अंधेरी वेस्ट, वहाँ बम्बई में, वहीं पे मेरा पोस्टिंग हो गया। एज ए PSI करके था मैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से 1991 में मेरा पोस्टिंग हो गया। ACP साहब, आप खेल में भी बहुत दिलचस्पी रखते हो और खिलाड़ियों में भी आपकी कुछ पहचान है, कुछ किसी को आपने बढ़ावा दिया है। यस, मैं जब साकीनगर पुलिस स्टेशन में था तो मैंने एक पेपर में कटिंग पढ़ा था। एक स्लम एरिया में रहने वाली लड़की थी, माधवी गोंडबोरिया करके, उसने कलकत्ता में चेस बॉक्सिंग करके एक गेम था, उसमें पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल मिला था और उसको आगे के करियर के लिए कुछ मदद की अपेक्षा थी। तो मैंने वो प्रेस कटिंग के ज़रिए वो रिपोर्टर को कांटेक्ट किया, फिर उससे माधवी को कांटेक्ट किया। तो मैंने उसको बुलाया तो उस माँ के साथ आई, वो उसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी और माँ छोटा मोटा काम करती थी, तो काफ़ी परिस्थिति उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो परस्यू करना चाहती थी। तो मैंने कुछ लोगों के साथ उसको इंटरेक्शन करवाया, फिर हम लोगों ने सब ने मिलकर उसको जितना हो सकता है उतना मदद की। उसके बाद उसको कॉलेज फीस के लिए भी मदद की, स्पोर्ट्स फी के लिए मदद की। तो उसके बाद उसने एक इंटरनेशनल इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल इवेंट, यस, एक चेस एंड बॉक्सिंग करके, तो वो उसमें भी उसने गोल्ड मेडल मिला। उसी दरमियान मैंने साकीनगर में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया था। क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन करने का 2 साल तक किया था। टूर्नामेंट आयोजन करने का रीज़न ये था कि नॉर्मली हमारे साथ जब हम कोई मीटिंग के लिए बुलाते हैं इसके लिए, तो उस सब वयस्क लोग आ जाते हैं। एक्चुअली हमको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले यंगस्टर्स रहते। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ डायरेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ाया जाए। तो मैंने 2016 और 17 में
2 साल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था, काफ़ी बड़े पैमाने में रही, कोई फ़ी नहीं रखी, सिर्फ एक ही कंडीशन था कि वो साकिनाका का रहवासी हो, हमारे पुलिस स्टेशन का रहवासी हो। साकिनाका जैसा हेवी पुलिस स्टेशन को चलाते वक्त 6 दिन का ये टूर्नामेंट लेना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने करके दिखाया। उसका इम्पैक्ट अच्छा आ गया। हमने महिलाओं के साथ अच्छा रेपो बनाया था, हमने महिला सक्षमीकरण का एक प्रोग्राम लिया था, साइबर सिक्योरिटी का कार्यक्रम लिया था, देन साकिनाका में मैंने मराठी भाषा गौरव दिन लिया था, और हमारे वहाँ पे 450 पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ पे रहते हैं। तो उनकी महिलाओं को मैंने देखा कि वो घर के बाहर निकलती ही नहीं, तो मैंने उनके लिए एक शिरडी का टूर ऑर्गेनाइज़ किया था। इस तरह से हर जगह पे, हर इसमें मैंने कम्युनिकेशन अच्छा रखा, कनेक्शन अच्छा रखा, जिसका रिजल्ट एक अच्छे पुलिसिंग के लिए मेरे को हेल्पफुल होगा। और साकिनाका का 3 साल में गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ बोल सकते हैं। एकदम नेगेटिव एटमॉस्फेयर में मैं वहाँ पे गया था। उसमें एक पेपर में टैगलाइन में भी आया था, कभी बदनाम रहा साकिनाका पुलिस स्टेशन, आज 1 नंबर पे है करके। और उस वक्त पेपर में भी अच्छा अप्रिसिएशन, ट्विटर पे अप्रिसिएशन अच्छा हो गया था। मैंने पुलिस स्टेशन के वॉल को बच्चों से पेंटिंग करवाया था, बच्चों से जुड़ गया था, या वयस्क लोगों से जुड़ गया था, यंगस्टर्स से जुड़ गया था, हमारे कांस्टेबल्स के फैमिली से जुड़ गया था। तो ये इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और इनके साथ में जो किया, उसका फ़ायदा मुझे पुलिसिंग में हो गया। लवली, क्या बात है। थैंक यू सर। कुछ पर्सनल सवाल। लोगों को ये भी जानना चाहिए कि पुलिस वाला होके भी वो आम इंसान ही होता है, आम आदमी की तरह ही ज़िंदगी जीता है। शादी हुई आपकी? यस, शादी हो गई। हाँ? शादी अरेंज मैरिज या लव मैरिज? नहीं, हमारी शादी अरेंज मैरिज हो गई। अरेंज मैरिज। आपकी पत्नी जॉब करती है? हाँ, मेरी मिसेस ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, और उसके बाद वो पहले जो एमएससी भी था, अभी एमएससी टीसीआर हो गया, उसमें डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करके जॉब कर रही है। आई सी, वेरी गुड। कौन सी फैकल्टी में इंजीनियरिंग किया? उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। बेटा क्या करता है? मेरा बेटा अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, एक ही बेटा है मुझे, और अभी जॉब कर रहा है एक जगह पे। अच्छा, तो कौन सा इंजीनियरिंग किया? उसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है। अच्छा अच्छा। आपकी जो जॉब है वो 24/7 है। आप घर कब लौटेंगे ये खुद आप भी नहीं बता सकते। कभी वाइफ को प्रॉमिस किया है कि मैं आऊँगा और जाने को नहीं मिला, ऐसा हुआ है? बहुत बार, कई बार हुआ होगा। कई बार हो गया ऐसा। और इससे भी ज़्यादा होता है जब हमारे घर में मेहमान आते थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होता, अचानक वो बैठे हैं और मुझे जाना पड़ता है। मुझे याद है व्रतबंध, जैसे मराठी में उसको मुंज बोलते हैं, मेरे लड़के का व्रतबंध था, व्रतबंध नहीं, मुंजी बोलते हैं उसको। तो वो 20 मई 2005 को था, तो वो फंक्शन चल रहा था, तो सब मेरे घर से 200-250 लोग आए हुए थे, सब मेरी तरफ के रिश्तेदार, उसकी तरफ के रिश्तेदार, मेरे बच्चे के स्कूल के फ्रेंड सब आए हुए थे। और हमारे घर में भी 25-30 लोग रुके हुए थे जो पूना से बाहर से आए थे। तो वो फंक्शन में मुझे एक आदमी मिल गया, उसने बोला क्या चल रहा है, तो हम लोग कैजुअली बात कर रहे थे क्योंकि अभी वो फंक्शन सब हो गया था, अभी खाने पे बैठने वाले थे हम लोग। तो उसने, मैंने बताया ऐसा ऐसा वर्कआउट हम लोग चल रहा है, एक आदमी को ला के, क्या बोलता है, उसको लाया, उसने ये काम किया करके, बड़ा कांड किया करके बोला उसने। तो मुझसे रहा नहीं गया, बोला अभी ये तो बहुत ज़रूरी है। उस वक्त मेरा ऑफिस कांदिवली में था, तो कैसे तैसे वो फंक्शन मैंने पूरा कर दिया। शाम को 6-6:30 बजे मैं घर से निकल गया, और इधर सब वेट कर रहे हैं। मैं बोला आता हूँ ऑफिस में जाके, वो सोचे 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में आ जाएगा ये। मैं ऑफिस में गया, वो काफ़ी बड़ा इन्फॉर्मेशन वर्कआउट था, एक बड़ा गैंगस्टर्स आने वाला था कांदिवली में, और उसके ज़रिए हमको बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिलने का चांसेस था वेपन का, जो बाहर से लाया गया था और काफ़ी बड़े पैमाने पे था। तो मैं पहुंच गया ऑफिस में 8 बजे, 7:30 बजे पहुंच गया था ऑफिस में। फिर वो इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करना चालू कर दिया, डिटेल्स निकालना चालू कर दिया। ऐसे करते करते रात को हमने 12-12:30 बजे एक आदमी को ताबे कस्टडी में ले लिया। फिर उसके इंट्रोगेशन में मालूम पड़ा कि उन्होंने फलां जगह से काफ़ी बड़े पैमाने पे इंपोर्ट किया हुआ वेपन। तो सभी वहीं पे सब पूरा ऑफिस का ऑफिस हम लोग को गए, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी आ गए, जॉइंट सीपी लेवल के ऑफिसर, क्योंकि बड़ा वर्कआउट था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, रात भर ये सब चला। सुबह 6:30-7 बजे वो हमको मिल गया, उसमें 37 या 38 वेपन्स मिल गए, माय गुडनेस, जो इन्होंने गैंग एक्टिविटी के लिए इंपोर्ट किए थे। तो इतना बड़ा वर्कआउट वो चला, उस 2 दिन मैं घर पे नहीं जा सकता। अच्छा। तो उसके बाद काफ़ी रिश्तेदार ऐसे थे, काफ़ी दिन तक मेरे से बात नहीं कर रहे थे। वो घर पे बुला कि तू नहीं रहता तो फ़ायदा क्या के। लेकिन अगर आपको ड्यूटी पे जाने में देर हो जाती तो शायद वो वहाँ से निकल पड़ते। इम्पोर्टेंट ना,
और वो निकल भी जाता था, इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस थे। और जिस आदमी में मुझे बोला गया था वो आदमी भी और किसी जगह पे जाके बोल सकता था। एनी थिंग कैन हैपन। आप सोचो ना, अगर ये वेपन्स गैंगस्टर्स तक पहुंच जाते थे और इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, वो इम्पोर्टेड वेपन थे सब, अगर वो गैंगस्टर तक पहुंचते तो उसको बम्बई में काफ़ी कुछ कारनामे हो जाते थे। तो बहुत बड़े हादसे से बचा है हमने उसमें। ऐसा तो कह सकते हैं। जब बाद में न्यूज़ मीडिया में आया, टीवी पे देखा गया, तब उनको रियलाइज हो रही है तो बड़ा काम कर रहा था करके। तो नाउ दे आर। और ये ऐसा काम है आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि ऐसा ऐसा है, मैं जा रहा हूँ तो वो वहाँ जाने से पहले उसको पता चलेगा। ऐसा होता है। ये बहुत ही सिक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है। और इसका जो हादसा हो सकता था बड़ा, उसे टाल दिया इस ड्यूटी में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर क्राइम ये नया एक इसमें पुलिस के इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें टेक्नोलॉजी है। तो पुलिस को उनसे निपटने के लिए उनसे 10 कदम आगे होना चाहिए, 2 कदम आगे होना चाहिए। तो इसके बारे में पुलिस का ये क्या है? अभी हमारा साइबर क्राइम का रेगुलर ट्रेनिंग होता है, साइबर हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू प्रिवेंट करके। ये भी मुंबई में होता है? मुंबई में होता है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट। साथ ही साथ हर पुलिस स्टेशन में साइबर एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए। मतलब हमारे ऑफिसर्स में से बड़े कांस्टेबल भी रहा, कांस्टेबल को भी अच्छा नॉलेज रहता है उसमें, तो वो उसको भी अपॉइंट किया जाता है साइबर एक्सपर्ट करके। और उनके पास टूल्स दिया जाता है। और पुलिस स्टेशन लेवल पे, फिर पुलिस स्टेशन लेवल पे नहीं हुआ तो क्राइम ब्रांच लेवल पे, साइबर क्राइम का एक क्राइम ब्रांच है, उस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। लेकिन इस पर ट्रेंड है। अभी आपने एक वेब सीरीज भी आया था, देखो, जमतारा करके एक जगह है, वो पूरा गाँव का गाँव इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ में काम करता है, साइबर क्राइम में। तो साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस। साइबर क्राइम को प्रिवेंट करना है तो अवेयरनेस, ज़बरदस्त अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक जिक्र आपने किया था अभी बातचीत में कि क्राइम ब्रांच, मैंने जहाँ तक मेरा नॉलेज है वैसा कहते कि एक CID, ये जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसके 2 ब्रांचेस हैं, एक स्पेशल ब्रांच है और एक क्राइम ब्रांच है। मुझे ये समझाइए आपके, नॉर्मली क्राइम बोला तो पुलिस आती ही है, तो जनरली क्राइम एवरी पुलिस स्टेशन इज अ क्राइम ब्रांच, तो ये अलग से क्राइम ब्रांच होने की वजह क्या है? इसका रीज़न ये है कि फोकस इम्पोर्टेंट है। एक तो सीरियस ऑफेंस क्राइम ब्रांच जो डील करती है वो सीरियस ऑफेंसेस को डील करती है। स्पेशल ब्रांच जो आपने बोला, वो स्पेशल ब्रांच ऑल टुगेदर डिफरेंटली काम करती है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, इंटेलिजेंस कलेक्शन, ये काम करती है। और क्राइम ब्रांच डीलिंग विद द क्रिमिनल्स एंड क्राइम एंड अंडरवर्ल्ड, टेररिस्ट एक्टिविटी, इससे डील करती है वो। तो क्राइम ब्रांच का फोकस ऐसा रहता है कि एक केस के ऊपर रह के तो उनको बाकी की ड्यूटी, बंदोबस्त की ड्यूटी नहीं रहती, तो कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्कआउट चलता है। वो फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, केस डिटेक्ट होने के बाद भी उनका पेपर वर्क कंपैरेटिवली अच्छा रहता है, क्योंकि उनको टाइम रहता है पेपर वर्क बनाने में, गाइडेंस मिलता है, लॉ ऑफिसर्स उनके साथ में रहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। उसकी वजह से केस वाटर टाइट केस को बोलते हैं, वैसा केस होता है। सीनियर ऑफिसर्स का सुपरविजन रहता है उसमें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न ये है कि क्रिमिनल जो है वो पूरा इलीगल काम करता है, तो उसको टैकल करने के लिए थोड़ा बहुत आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ता है, जो पुलिस स्टेशन लेवल पे पॉसिबल नहीं रहता है। तो हमारी आउट ऑफ वे जाके भी जो काम करते हैं उसको भी लीगल फ्रेमवर्क पे बैठाने का काम क्राइम ब्रांच करती है। अच्छा। ऐसे कौन से गुनाह है जो क्राइम ब्रांच के दायरे में आते हैं? सीरियस ऑर्गेनाइज क्राइम हो गए, गैंग एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी, या सीरियस मर्डर्स हो गए, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हो गए। तो ऑल वैसा नॉर्मली जो भी केसेस होते हैं सब पे वो नज़र रहती है, लेकिन प्रायोरिटी इस पे दिया जाता है सीरियस ऑफेंसेस के ऊपर। और उसको सुपरविजन डे टू डे लेवल पे, सीनियर ऑफिसर के लेवल पे उसका सुपरविजन होता है। एक मुंबई जैसे बड़े शहर में ऐसे हादसे भी हुए हैं कि जैसे 92 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और ये आतंकवादी आए थे, ऐसे कई हादसे हुए, ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ऐसे कई होते। तो इसमें इन जो आतंकवादी है या दहशतवादी है, जो उनसे जो मुकाबला करने की बात है, ये बहुत बड़ी है। और इसके लिए कुछ खास ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। उनके पास तो काफ़ी एडवांस हथियार रहते होंगे जो शायद वो पहली बार इस्तेमाल करते होंगे। तो ऐसे हथियारों से और ऐसे दहशतवादियों से मुकाबला करने के लिए आप
स्पेशल ट्रेनिंग की क्या है? इसमें ट्रेनिंग तो हमको मिलती है, वेपनरी की ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, आईडी की ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव्स की ट्रेनिंग मिलते हैं। अभी नए नए तरीके जो रहते हैं उसके बारे में ये ट्रेनिंग कहाँ पे मिलती है ट्रेनिंग? हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल, जहाँ पे बम्बई में, तो बम्बई है, में ऐसा ट्रेनिंग, बम्बई यस, में, हाँ। ट्रेनिंग दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे बारे में ऐसा हो गया था कि मैं एक तो बहुत जल्दी क्राइम ब्रांच में मेरा पोस्टिंग हो गया, अर्ली एज ऑफ माई करियर। और आते ही 93 में आया, 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, 13 मार्च को ना बॉम्ब ब्लास्ट होता। तो आते ही मेरे को इतना बड़ा हादसे से डील करने को मिला। मुझे याद है, मैं बॉम्ब ब्लास्ट का सेकंड दिन मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसी दिन रात को कि अस्पताल में जो इंजर्ड आए उनका सबका डिटेल्स निकालना एक काम था। और सेकंड थिंग, एक जितने भी दिल्ली से टीम्स आती थी उनको हर जगह पे विजिट कराना, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम। तो उसकी वजह से बम्बई में जितने भी स्पॉट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए सभी स्पॉट पे मैंने विजिट किया, वो मंजर मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट मैं कितना भी आपको बातों में बताऊं, जब तक आप देखते नहीं। पर्टिकुलरली जो वरड़ी का पासपोर्ट ऑफिस के सामने का ब्लास्ट था, वो इतना भयानक था ब्लास्ट। वो डबल डेकर बस के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इंजन कहाँ से कहाँ जाके पड़ा था, नीचे कम से कम 10 फीट का खड्डा हो गया था, इतना बड़ा इम्पैक्ट था वो। तो ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है दूसरे दिन जाके। तो और वो इन्वेस्टिगेशन में भी आई वॉज पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन। एसीपी साहब, आपका सीनियर सिटीजन्स और जनरल सिटीजन्स के साथ आपका घुल मिल जाना बहुत अच्छा है, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, आप सबसे दोस्ती कर सकते हैं और ऐसी हैसियत से बात करते हैं तो लोगों को भी लगता है कि इनसे बात करें, इससे डरते नहीं आपको से बात करने के। कुछ फैक्ट भी बताते होंगे आपको, शायद उसका तजुर्बा भी होगा। लेकिन आप जहाँ रहते हैं, अभी पार्ला में रहते हो, तो आसपास के लोग आपका नाम बड़ी इज्जत से और बड़ी फ़ख्र से लेते हैं। तो ये जो आपने कुछ इस्टेब्लिश किया है, पुलिस स्टेशन में नहीं, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल सिटीजन्स की बात है, तो ये कैसा आपने किया? ये मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। 2015 से पहले का पुलिस ऑफिसर और 2015 के बाद का पुलिस ऑफिसर, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैं 2015 में साकिनगर पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम था। मैंने वहाँ पे एक रियलाइज़ किया कि आम जनता का पुलिस के ऊपर से पूरा विश्वास हट गया था। तो वो गैप, कम्युनिकेशन गैप काफ़ी था। तो इसको फील करने के लिए ऑन और ओन अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। वो अपने पास आए, उससे अच्छा है कि हम उनके पास चले जाए। और वैसा भी पुलिस के पास आने के लिए पब्लिक रिलेक्टेंसी रहती है। ये सोच के मैंने फिर वहाँ पे अलग अलग इवेंट्स लेना चालू कर दिया, इंटरेक्शन करना चाहिए। उसमें मैं नाहर का जो सीनियर सिटीज़न ग्रुप्स था उनके मीटिंग में जाता था, सो उनके साथ इंटरेक्शन करता था, उनको भी अच्छा लगता था। इतना ही तो नाहर के कुछ ऐसे लोग थे, रिटायर्ड लोग थे, वो शाम को चाय पीने के लिए मेरे पास आते थे, तो मैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करता था, कभी किसी को नाराज़ नहीं किया। और मैंने एक देखा कि उनका, हम लोग जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उनकी तरफ से वो एरिया का जानकारी बहुत अच्छी तरह से मिलता है। वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनकी अपेक्षा, इवन हमारे स्टाफ के बारे में भी एक अच्छी जानकारी मिलती है कि भाई ये फलाना ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, ये ऑफिसर पे ज़रा ध्यान रखो। इस तरह की भी तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, पुलिसिंग के लिए भी हेल्पफुल रहता है। जहाँ तक पार्ला का सवाल है, मैं पार्ला में रहने वाला हूँ और पार्ला में मेरा पोस्टिंग होने से पहले मैं काफ़ी एक्टिव था, क्योंकि मैंने 2-4 इवेंट किए थे। जैसे हम 27 फरवरी को जागतिक मराठी भाषा गौरव दिन करते, उसको 1-2 इवेंट लिया था मैंने। उस इवेंट में हमने काफ़ी बड़े बड़े साहित्यिक लोगों को फेलिसिटेट किया था, मराठी एक्टर एक्ट्रेस को फेलिसिटेट किया था, ऑर्केस्ट्रा रखा था। उस वक्त इंटरेक्शन अच्छा हो गया था, वहाँ के जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से इंटरेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने देखा कि इंटरेक्शन करने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे फास्टेस्ट और अच्छा ज़रिया है सोशल मीडिया। और व्हाट्सअप को तो आजकल सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव है। तो मैंने जब यहाँ पार्ला में था मैंने तो मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था, वो ग्रुप का नाम दिया हुआ है ACP 100 करके। तो ACP 100 ग्रुप, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 100 लोग से कम ही रहेंगे, लेकिन अभी उसके ऊपर ऑलमोस्ट 180 से ज़्यादा मेंबर है। और सब रिनाउंड मेंबर है, कोई उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं और कोई रिलीजियस पोस्ट नहीं। बाकी हमारे एरिया के लिए सेफ़, सिक्योर और अच्छा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देने चाहिए, क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे ग्रुप में से किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए वो एक ज़रिया करिए। और वो क्या हो जाता है, एक पुलिस ऑफिसर ने बनाया हुआ ग्रुप है तो उसकी वजह से ऑथेंटिसिटी ज़्यादा रहती है। 2015 में चालू किया मैंने सफ़र और आज अभी 2022 है, तो ये 5-7 साल का जो एफर्ट्स है
उसका नतीजा आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं आप। ये तो है, लेकिन उसमें आपकी खुद की मेहनत है। इस पोजीशन तक पहुंचने के बाद अभी उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं ज़िंदगी में आते हैं, करियर में आते हैं। लेकिन फिर भी उस करियर को एक डायरेक्शन की तरफ आप ले जा रहे थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने भी और ये पुलिस डिपार्टमेंट ने भी आपको सराहा है और आपको कई अवार्ड्स दिए हैं, कई अप्रिसिएशन किया है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। टोटल मेरा अभी 34 इयर्स में मुझे 325 से ज़्यादा रिवॉर्ड्स है। वेरी गुड। और कैश रिवॉर्ड मोर देन 3 लाख है। और 3 लाख भले आपको अमाउंट 34 ईयर्स में कम लगते हैं, हमारे रिवॉर्ड्स का अमाउंट रहता है 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया एक टाइम में। अभी थोड़ी सी अमाउंट बढ़ गई, लेकिन इनिशियल स्टेज में ऐसा रिवॉर्ड था, तो उसको मद्देनज़र रखते आप समझ सकते हैं कि 3 लाख कितनी बड़ी राशि हो सकती है। मुझे यूपी गवर्नमेंट ने भी सराहा है, यूपी गवर्नमेंट का भी स्पेशल रिवॉर्ड है। बाद में मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी रिवॉर्ड स्पेशल रिकग्निशन मिला है, जो रेलवे का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। उत्तर प्रदेश में एक खुकार ये गैंगस्टर था जिसने कृष्णानंद राय करके वहाँ के बीजेपी के एमएलए थे, उनको AK-47 गोलियों से भून डाला था पूरा। 300 राउंड्स फायर किए थे उसमें। दो कांस्टेबल मर गए थे, उनके बॉडीगार्ड, और 2 सिविलियंस, और कृष्णानंद राय, इतने लोग मर गए थे। तो वो बम्बई में आया करके उनको इन्फॉर्मेशन था, तो उनका एक टीम हमारे साथ में वर्कआउट क्राइम ब्रांच में कर रहा था। और फिर मालाड में उसको ज़ीरो करते 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 मालाड में एक जगह पे वो ज़ीरो आउट हो गया। और मेरे ख्याल से दिन में 2-3 बजे हमारा उनके साथ में क्रॉस फायरिंग हो गया, और क्रॉस फायरिंग में उसकी डेथ हो गई। तो उसके लिए यूपी की टीम को योगी जी ने अभी प्रेसिडेंट मेडल दिया है, मेरिट ये गैलेंट्री मेडल दिया है उनको वो इनकाउंटर के लिए, और हमको एक अप्रिसिएशन लेटर भेजा है। तो आई एम हैप्पी जो मिला है उससे। तो टोटल में 300 से ज़्यादा रिवॉर्ड है। 2012 में एक प्रेस्टीजियस एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से एक इंसिग्निया रिवॉर्ड, जिसको ये इसको बोलते हैं, तो ये डीजी इंसिग्निया मुझे 2012 में गुड इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे मिला है। बाद में 2000 एक्चुअली मुझे मेरा रिकमेंडेशन 2010 में हो गया था प्रेसिडेंट मेडल के लिए, ट्रैक रिकॉर्ड और सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए। उसका पूरा फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया और दिल्ली तक गया था। तो दिल्ली से मुझे पता चला कि उस टाइम मेरी आयु बहुत कम थी, और बाकी जो ऑफिसर्स थे वो रिटायर्ड होने को आए थे, तो उनको प्रायोरिटीज़ दी गई, क्योंकि उनको फिर मिल नहीं जा सकता था, तो मेरा नाम हट गया था। लेकिन 2019 में मुझे फिर प्रेसिडेंट मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मिला, और 2021 में हमारे गवर्नर भगत सिंह जी कोश्यारी के हाथ से मुझे वो प्रदान किया गया। तो वो प्रेसिडेंट मेडल गिवन बाय गवर्नर। और उससे भी ज़्यादा खुशी ये होगी कि ये 2019 में मिला, और 2021 तक ये जो सिलसिला चला उसमें काफ़ी जगह पे मेरा फेलिसिटेशन इतनी जगह पे हो गया कि मुझे लगा कि मैंने इतना बड़ा कौन सा तीर मार लिया। लेकिन हर पार्ला में तो आप जानते हैं, हर कल्चरल प्रोग्राम में हर जगह पे मुझे बुला के फेलिसिटेट किया जाता था, अच्छा लगता था। और भले लेट मिला, लेकिन एक जो मिला उसके बाद जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, लोगों ने जो मुझे रिस्पेक्ट दिया, उससे पूरा सेटिस्फाइड हूँ मैं, और मोर देन सेटिस्फाइड बोल सकते हैं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग जिससे कि रिवॉर्ड जैसा ही है। यस, एक जस्टिस बोल सकते, जो मुझे डिनाई हो गया, 10 साल लेट हो गया, उसका नेचुरल जस्टिस में ये मिल गया, क्योंकि लोगों ने मुझे रिवॉर्ड दिया, जो काफ़ी जगह पे मेरा फेलिसिटेशन हो गया था उस वक्त। इतना ही नहीं, आप पूरी तरह से डिजर्व करते हो फेलिसिटेशन और अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स, वॉट एवर एप्रिसिएशन लेटर्स ऑल्सो। और आपकी रिटायर्ड लाइफ जो आगे आई एक 6 महीने के बाद शायद, उसके बाद में आपका क्या प्लान है? मैं ऑलरेडी ये आप जानते हैं, मैं सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मेरे काफ़ी संगठनों के जो अच्छे काम कर रहे हैं अपने देश को उन्नत करने के लिए, अपने देश को प्रगति की तरफ लेके जाने के लिए, अच्छा सकारात्मक जो काम कर रहे हैं, ऐसी काफ़ी संगठनों से मैं ऑलरेडी जुड़ा हूँ। तो उसमें से किसी एक संगठन के साथ में इन्वॉल्व होके एक अच्छा काम करने का, कंटिन्यूस काम करने का एक मेरा मन में अभी तो विचार है। साथ ही साथ मैंने LLB किया हुआ है, एक सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है, तो मैं एज ए लॉयर भी प्रैक्टिस करना चाहूँगा। लेकिन मालूम नहीं मुझे क्या आगे भविष्य में क्या लिखा है, वो मुझे मालूम नहीं है। आपने डाउन्स के बारे में बात किया, तो उसके बारे में एक जिक्र करना चाहता हूँ अभी का, कि पुलिस डिपार्टमेंट में अप्स एंड डाउन आते हैं। जैसा अभी मैं पार्ला में पोस्टिंग में था, तो ऑल ऑफ ए सडन आई वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई गलती नहीं थी, लेकिन एनीवे ठीक है, वो सीनियर्स को लगा कि आई विल नॉट, मैं वहाँ पे रखना ठीक ठाक नहीं है, तो उन्होंने मेरे भले के लिए
यहाँ पे मुझे भेजा गया पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में। तो आपने देखा वो ये निगेटिव होने के बावजूद भी मैंने उसको सकारात्मक लिया, पॉजिटिव लिया। यहाँ पे आने पर यहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने मोटिवेट करना चालू कर दिया कि जिससे कि वो आगे जाके अच्छे ऑफिसर्स बन जाए। हमारे कलीग ऑफिसर्स को भी मैंने अलग अलग रास्ते बताए जिसकी वजह से वो लोग अच्छे तरह से काम कर सकते किस तरह से। इधर होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि मैंने कल्चरल एक्टिविटी में किधर अपना फिर भी मैंने कल्चरल एक्टिविटी चालू रखा है। अभी भी मैंने यहाँ पे रहते हुए पार्ला में 2-4 इवेंट लिए थे। फिलहाल मैंने लिया था वो वंदे मातरम का इवेंट लिया था। आपको रिटायर्ड लाइफ बहुत हेल्दी रहे, आपका जो भी आपके मन में है वो आपको करने को चांस मिले, जो मन में होता हुआ करने का चांस मिलने की तबीयत और हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है उसमें। तो आपको विश यू वेरी लॉन्ग एंड हेल्दी रिटायर्ड लाइफ। आप टाइम है अभी, लेकिन मैं अभी इंटरव्यू में बोल रहा हूँ इससे पहले है मैं आई नो नहीं वो ये ज़रूरी है कि लोगों की सपोर्ट के बिना सपोर्ट के कोई पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन जो सपोर्ट मैंने जनरेट किया है डेफिनेटली ये सपोर्ट का मैंने सकारात्मक इस्तेमाल करके अपने देश के लिए, वो एक टैगलाइन है ना, देश ने हमको क्या दिया वो नहीं सोचना, हमने देश को क्या दिया। तो वो एक मेरे दिमाग में है कि जाते जाते देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाओ। आपने जो बात की आज तक अभी इस इंटरव्यू में, वो मुझे लगता है कि जो कोई देखेगा उसको इंस्पायरिंग होगा। और पुलिस डिपार्टमेंट के करीब जो आम आदमी का नजरिया रहता है कि कैसा है, पुलिस से लोग डरते हैं, वो डरना नहीं चाहिए। जैसे आप तो आपके इतने दोस्त देख के लगता है कि पुलिस के साथ वो दोस्त है। यस, तो ऐसा ही लोगों को लगे। और बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। युद्ध भी हूँ, बुद्ध भी हूँ, राम भी हूँ, कृष्ण भी हूँ। हाँ मैं